क्या तुम्हारे और मेरे जैसा एक नॉर्मल इंसान जुजुत्सु काइसेन के वर्ल्ड को सरवाइव कर सकता है, और वो भी जब कलिंग गेम्स यानी कि सॉर्सरर्स का बैटल रॉयल शुरू होने वाला है। आज हम वही जानने वाले हैं, जहां एक तरफ हम पावर सिस्टम को ब्रेक डाउन करेंगे तो वही दूसरे तरफ तुम्हारे जगह हमारा कैरेक्टर जैक, एक 17 साल का नॉर्मल टीनेजर जेजेके के वर्ल्ड में फंस जाता है, जो अपने कमरे में आराम से एनिमे देख रहा था और सडनली उसकी स्क्रीन में ब्राइट लाइट ब्लिंक करने लगी। एंड जब उसकी आंख खुली तो वो देखता है कि वो और अपने रूम पे नहीं है, बल्कि उसके सामने टूटे फूटे बिल्डिंग्स और रोड पे ब्लड के निशान दिख रहे हैं। एंड यस, ये है शिबुया, जो कि डिस्ट्रॉय हो चुका है सुकुना के रैम्पेज के बाद। और जैक के लिए ये नजारा कोई नया नहीं है, कारण कुछ ही मोमेंट्स पहले उसने ये सीन जुजुत्सु काइसेन के एक एपिसोड में देखा था। एंड नाउ ये उसकी रियलिटी है। लेकिन फॉर्चुनेटली जैक को इस वर्ल्ड के पावर सिस्टम के बारे में थोड़ा बहुत पता है। लाइक इस वर्ल्ड के सारे पावर्स का मेन सोर्स है कर्स्ड एनर्जी, जहाँ ये कर्स्ड एनर्जी बनता है लोगों के नेगेटिव इमोशंस जैसे सैडनेस, डिप्रेशन, एंगर, फियर एक्सेट्रा से। और अभी शिबुया इंसिडेंट के बाद यहाँ टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ लोग मर गए हैं और काउंटलेस लोग बुरी तरह से वुंडेड है। तो ऑफ कोर्स अभी यहाँ नेगेटिव इमोशंस की भरमार है, और यही नेगेटिव इमोशंस एक फिजिकल फॉर्म लेके बनते हैं कर्स्ड स्पिरिट्स। साथ ही नेगेटिव इमोशंस कर्स्ड स्पिरिट्स के लिए फूड है। और अभी शिबुया में हजार नहीं लाखों में कर्स्ड स्पिरिट्स घूम रहे हैं, तो ऑब्वियसली ये जगह बिल्कुल भी सेफ नहीं है। इसलिए जैक जल्दी से एक नियर बाई शॉप के अंदर घुस जाता है और खुद को कॉम डाउन करने की कोशिश कर रहा है। और ऐसे ही एक रात बीत जाता है। डे 1। जैक जिस स्टोर में रुका हुआ था वहाँ उसको थोड़ा बहुत खाना और कुछ वेपन्स जैसे कि एक किचन नाइफ और एक फ्राइंग पैन मिलता है। पर खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए एनिमी को देखना भी तो जरूरी है ना? बट एक नॉर्मल इंसान कर्स्ड स्पिरिट्स को देख नहीं सकता। बट फॉर्चुनेटली खुद के इमोशंस को कंट्रोल करके एक आम इंसान भी कर्स्ड स्पिरिट्स को देख सकता है, जैसे गोजो सेंसे यूजी को इमोशनल रोम कॉम मूवीज दिखा के ट्रेन किया था। जिस चीज को जैक रेप्लिकेट करने का सोच रहा है, पर एक प्रॉब्लम है कि यहाँ ना टीवी है ना इंटरनेट। तो एक के बाद एक शॉप्स और बिल्डिंग्स घूम के वो कुछ लोगों से मिलता है। उनके पेन को देख के उसको स्ट्रॉन्ग इमोशंस फील होते हैं। लोगों के हालत को देख के खुद के इमोशंस को रैपिडली इंक्रीज करने का ट्राई कर रहा है। और जब एक इंसान के पास थोड़ा बहुत कर्स्ड एनर्जी जमा हो जाता है, तब वो ना सिर्फ कर्स्ड स्पिरिट्स को देख सकता है, बल्कि उसके सामने दूसरे लोगों की कर्स्ड एनर्जी कितनी ज्यादा है वो भी फील कर सकता है। और इवन कर्स्ड एनर्जी सिग्नेचर से पता लगा सकता है कि वो कर्स्ड एनर्जी किसको बिलोंग करती है, जहाँ ये लेवल जुजुत्सु के दुनिया में पहला स्टेप माना जाता है। पर क्या जैक ये कर पाएगा? वेल, ही हैव नो चॉइस, करो या मरो। तो बाय द एंड ऑफ डे 3 जैक फाइनली कर्स्ड एनर्जी को कंट्रोल कर पाता है। बट जुजुत्सु की दुनिया को देखना और जिंदा रहने में जमीन आसमान का फर्क है। जहाँ जैक को बचाने के लिए कोई नहीं आएगा, तो उसको फर्स्टली स्ट्रॉन्ग बनना पड़ेगा जिंदा रहने के लिए। कर्स्ड एनर्जी के ऊपर इनिशियल कंट्रोल पाने के बाद नेक्स्ट स्टेप है इस पावर को एज ए वेपन यूज करना, जहाँ कर्स्ड एनर्जी को अपने फिस्ट में फोकस करके फिजिकल अटैक्स को इनहेंस किया जा सकता है। तो वही किसी ऑब्जेक्ट के अंदर कर्स्ड एनर्जी को फ्लो करके उसको कर्स्ड स्पिरिट्स के अगेंस्ट यूज किया जा सकता है। और एक ऑब्जेक्ट के अंदर जब बहुत सारा कर्स्ड एनर्जी जमा हो जाता है, तब वो एक कर्स्ड टूल में बदल जाता है। जैक अपने नाइफ के साथ बहुत सावधानी से एक बिल्डिंग से दूसरे बिल्डिंग में जा रहा है, कारण जब वो अपने इमोशंस को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था, तब कुछ कर्स्ड स्पिरिट्स उसकी ओर अट्रैक्ट होते हैं, जिनका सामना अभी जैक को करना पड़ेगा। वेल, कर्स्ड एनर्जी के साथ फाइट के समय अगर यूजर का कंट्रोल और लक अच्छा हो, तो वो
अपने फिजिकल हिट के साथ एग्जैक्टली 0.000001 सेकेंड के अंदर कर्स्ड एनर्जी को अप्लाई कर सका। तो तब सराउंडिंग स्पेस थोड़ा डिस्टॉर्ट होके कर्स्ड एनर्जी ब्लैक होके फ्लैश करती है और उस हिट की पावर नॉर्मल से कई गुना ज्यादा हो जाता है, जिसको ब्लैक फ्लैश कहा जाता है। पर मैंने थोड़ी देर पहले लग वर्ड यूज किया था, कारण इस दुनिया में ऐसा कोई नहीं है जो ब्लैक फ्लैश को अपने मर्जी से यूज कर पाए, नॉट इवन गोजो। कारण ब्लैक फ्लैश को यूज करने के लिए बहुत ज्यादा कैलकुलेशन और स्किल्स की जरूरत पड़ती है। एंड गोजो के माने तो यूजर और ओपोनेंट और इवन वेदर भी बहुत ही ज्यादा ह्यूज रोल प्ले करता है ब्लैक फ्लैश के लिए। अभी तक नानामी के पास एक साथ 4 टाइम्स ब्लैक फ्लैश को यूज करने का रिकॉर्ड था, जो रिकॉर्ड यूजी ने माहितो के अगेंस्ट फाइट में तोड़ दिया था। तो शायद जैक के लिए ब्लैक फ्लैश को यूज करना मुश्किल हो, पर वो तो इस दुनिया में इसकाइड हुआ है। तो जैक फाइट के एंड में सडनली एक ब्लैक फ्लैश यूज कर पाता है, पर अभी इस फाइट की वजह से वो वुंडेड है, भूखा है। तो एक अबैंडन हाउस में वो अपना रात गुजार लेता है और हमारे सामने है डे 4, जहाँ जैक अपने वुंड्स के कारण ठीक से चल नहीं पा रहा था। लेकिन वो तो उसकी किस्मत है कि वो जिस घर में रुका हुआ था वहाँ कोइंसिडेंटली एक डॉक्टर भी रुके हुए थे। लेकिन कुछ जुजुत्सु सॉर्सरर्स के पास पावर होती है जिससे वो खुद को हील कर सकते हैं, चाहे भले ही उनका ब्रेन डैमेज हो गया है या कोई बॉडी पार्ट कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो गया है। और उस टेक्निक को बोला जाता है रिवर्स्ड कर्स टेक्निक, जिससे पलक झपकते ही खुद को हील किया जा सकता है। बट ये बिल्कुल भी आसान नहीं है, कारण अनलाइक नॉर्मल कर्स्ड एनर्जी, यहाँ कर्स्ड एनर्जी को मल्टीप्लाई किया जाता है एक और कर्स्ड एनर्जी के साथ, यानी कि माइनस टाइम्स माइनस इक्वल पॉजिटिव। यहाँ नेगेटिव एनर्जी जो कि हीलिंग के लिए यूज नहीं किया जा सकता, उसको पॉजिटिव एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है। बट ये करना मुश्किल क्यों है? कारण नॉर्मल कर्स्ड एनर्जी गट से पूरे बॉडी में फ्लो होती है, वही यहाँ ब्रेन को भी काम करना पड़ता है और कर्स्ड एनर्जी फ्लो को मैनिपुलेट करके रिवर्स्ड कर्स्ड एनर्जी को क्रिएट किया जाता है। जहाँ ये खुद में ही एक रेयर एबिलिटी है, तो वही रिवर्स्ड कर्स टेक्निक से दूसरों को हील करना इससे भी कई गुना ज्यादा रेयर है, जो अभी तक ओनली 4 लोग ही कर सकते हैं, गोजो, यूता, शोको और सुकुना। तो जैक के लिए ये सीखना एटलीस्ट अभी के लिए तो पॉसिबल नहीं है, पर उसको पता है कि उसको स्ट्रांग बनना पड़ेगा, नहीं तो कुछ ही दिनों में वो मारा जाएगा। कारण सीजन 2 में केंजाकू माहितो के पावर को यूज करते हुए पूरे जापान में जितने भी अवेकन सॉर्सरर्स और एंशिएंट सॉर्सरर्स थे, सबको कलिंग गेम में पार्टिसिपेट करने के लिए फोर्स किया था। बाय द वे, यहाँ अवेकन सॉर्सरर्स से केवल जुजुत्सु सॉर्सरर्स को ही बोला नहीं जा रहा है, बल्कि जिन इंसानों के पास थोड़ा सा भी कर्स्ड एनर्जी है उन सबको इसके अंदर काउंट किया जा रहा है। एंड एंशिएंट सॉर्सरर्स का मतलब है एंशिएंट टाइम के सॉर्सरर्स जो अभी दोबारा जिंदा हो गए हैं, कारण जब वो जिंदा थे तब उन्होंने केंजाकू के साथ बाइंडिंग वाव किया था। वैसे अगर कलिंग गेम और एंशिएंट सॉर्सरर्स के बारे में तुम्हें डिटेल्स में जानना है तो इस वीडियो में 1000 लाइक्स और 100 कमेंट्स कर दो। तो कलिंग गेम्स हैलोवीन के रात को यानी कि 1 नवंबर को शुरू हुआ था। एंड जैक जब इस वर्ल्ड में आया था तब सिचुएशन थोड़ा बहुत शांत हो गया था। टू बी एग्जैक्ट 5 नवंबर रात को वो इस दुनिया में आया था और अभी उसकी 4th डे चल रहा है, यानी कि नवंबर 9। एंड कलिंग गेम्स के फर्स्ट रूल के हिसाब से सारे कर्स्ड एनर्जी यूजर्स को किसी एक क्लैन को ज्वाइन करना होगा विद इन 19 डेज। बाय द वे, पूरे जापान में टोटल 10 क्लैन्स है जो कि बेसिकली ह्यूज टावर्स है, जिनके पास जाने से एक शिकिगामी सामने आता है एंड वो पूछता है क्या तुम कलिंग गेम्स को ज्वाइन करना चाहते हो या नहीं। और अगर कोई 19 डेज के अंदर पार्टिसिपेट नहीं करता है तो उनके कर्स्ड एनर्जी को रिमूव कर दिया जाएगा एंड एज ए रिजल्ट वो ह्यूमन मारा जाएगा। सो द आंसर इज सिंपल, जिंदा रहना है तो पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। बट जैक अभी बहुत ज्यादा वीक है, तो इवन अगर वो पार्टिसिपेट करता भी है, डेथ फिर भी बहुत करीब है। तो जिंदा रहने के लिए उसको चाहिए कर्स्ड टेक्निक। इन सिंपल वर्ड, कर्स्ड टेक्निक्स एक ऐसी एबिलिटी है जो कर्स्ड एनर्जी के थ्रू यूज किया जाता है। जो एबिलिटी हर एक पर्सन के लिए यूनिक होता है। जहाँ बहुत लोग जन्म के समय इनेट टेक्निक के साथ बॉर्न होते हैं, जहाँ यूनिक एबिलिटीज उनके ब्रेन के
राइट प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स में खुद से ही इनग्रेव हो जाते हैं, जो अराउंड 5 से 6 साल की उम्र में यूजर के बॉडी में मैनिफेस्ट करते हैं। और समय के साथ जैसे जैसे यूजर ग्रो होता है, ये पावर भी ग्रो होता है, जहां एक नॉर्मल पर्सन एक ही कर्स टेक्निक को यूज कर सकता है, जिसे ना कॉपी किया जा सकता है ना किसी को सिखाया जा सकता है। वैसे हाँ, रेयरली ऐसे भी कुछ ह्यूमंस होते हैं जो एक से ज्यादा कर्स टेक्निक्स को यूज कर सकते हैं, जैसे कि गोजो। जेजेके के अंदर कर्स टेक्निक का एक और कंसेप्ट है इनहेरिटेड टेक्निक्स, जो कि जुजुत्सु सॉर्सरर्स के फैमिली लाइक गोजो क्लैन में टेक्निक्स लाइक लिमिटलेस, जेनिन क्लैन में इन शैडोज और कामो क्लैन का ब्लड मैनिपुलेशन, जो सदियों से उनके फैमिली में यानी कि डीएनए के थ्रू एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में कर्स टेक्निक पास ऑन हो रहा है। पर इवन यहाँ भी हर एक यूजर के अंदर एबिलिटीज में डिफरेंसेस क्लियरली देखने को मिलता है। बट अनफॉर्चुनेटली जैक ना इनिट टेक्निक पा सकता है, और फैमिली एबिलिटीज की बात तो छोड़ ही दो। पर हाँ, जेजेके के अंदर नॉन इनहेरिटेड टेक्निक्स भी एग्जिस्ट करती है, जैसे टोडो का बुगी वुगी और नानामी का रेशियो टेक्निक। यानी कि अगर एक पर्सन कर्स टेक्निक के साथ बॉन्ड नहीं भी होता है, फिर भी उसके पास एक मौका होता है खुद के लिए एक टेक्निक अर्न करने का। इनमें से एक टेक्निक को कहा जाता है बैरियर टेक्निक, जिसको यूज किया जाता है एक जगह को आउटसाइड वर्ल्ड से कट ऑफ करने के लिए। जब सॉर्सरर्स किसी कर्स्ड स्पिरिट के साथ फाइट कर रहे होते हैं, वहाँ से सिविलियंस को दूर रखने के लिए ये बैरियर टेक्निक यूज किया जाता है। एंड इसी बैरियर टेक्निक का एक्सटेंडेड वर्जन है डोमेन एक्सपेंशन, जो कि जुजुत्सु सॉर्सरर्स के लिए सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट एबिलिटी है, जो उनके मेंटल लैंडस्केप का एक्सपेंशन है। एंड या आई नो कि यहाँ डोमेन एक्सपेंशन एंड जो बाकी टॉपिक्स है ये बहुत ज्यादा ही कॉम्प्लेक्स है, तो अगर 1000 लाइक्स कंप्लीट हो जाते हैं तो मैं डोमेन और कर्स टेक्निक के ऊपर एक डिटेल अलग से वीडियो बनाऊंगा। एंड एज फॉर जैक, वेल अगर वो कलिंग गेम्स को ज्वाइन नहीं करता है तो वो अगले 10 दिनों में मारा जाएगा, और अगर वो ज्वाइन करता भी है तो 10 दिनों के अंदर एक नॉन इनहेरिटेड टेक्निक को अचीव करना भी पॉसिबल नहीं है, कारण एक टेक्निक के पीछे सालों का मेहनत लगता है। तो कलिंग गेम्स, जो कि एक बैटल रॉयल है, यहाँ एक नॉर्मल इंसान का जिंदा रहना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, जहाँ एक इंसान ज्यादा से ज्यादा 10+1 यानी कि जैक की लाइफ और 11 दिनों की है। सो या एक आम इंसान जुजुत्सु काइसेन के दुनिया को कलिंग गेम्स के समय सरवाइव नहीं कर सकता।